Colligative properties in a liquid solution chapter number 1 of class 12 के क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन कब तक? जब तक आपके क्वेश्चन में वेंट ऑफ फैक्टर, डिसोसिएशन, एसोसिएशन नाम के वर्ड्स इंक्लूड ना हो। लेकिन व्हाट इफ अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन टाइप के वर्ड्स इंक्लूड कर दिए जाए, तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? तो वहां पर इंट्रोड्यूस होता है एक फैक्टर विच इज वेंट हॉफ फैक्टर। क्या होता है? वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ इस दिस साइंटिस्ट का नाम था और वेंट हॉफ ने एक ऐसा फैक्टर दिया जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड द कैलकुलेटेड रिजल्ट, वो दोनों हमारे रिजल्ट्स क्या हो रहे थे? मैच हो रहे थे। तो वेंट हॉफ ने जब भी ऑब्जर्वेशन किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में उसने ये देखा कि जो उसका कैलकुलेटेड रिजल्ट था वो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं हुआ। तो वहां पर उसको ध्यान दिया उसने कि यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स क्या नहीं हो रहे, आपके मैच नहीं हो रहे हैं। तो वहां से इंट्रोड्यूस हुई कहानी आपकी वेंट ऑफ फैक्टर की। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लेकर आए हैं आपके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। मैं गारंटी करती हूँ आपको, अगर आप इस लेक्चर में एंड तक बने रहें तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर पर आप पूरी मास्टरी कर लेंगे इस लेक्चर के एंड तक और क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। आज का बहुत अमेजिंग लेक्चर होने वाला है वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर, आपके अपने चैनल कीमोपीडिया IITR के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर की बात करें तो हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर। सबसे पहले डिनोट करेंगे इसको स्मॉल आई से। किससे डिनोट करेंगे इसे? स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर की अगर बात करें तो वेंट ऑफ फैक्टर के अंदर सबसे पहले ये जो टर्म है, ये जो फैक्टर है, ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड द कैलकुलेटेड रिजल्ट डजंट मैच विथ ईच अदर। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड थ्योरेटिकल, या फिर आप कह सकते हो कैलकुलेटेड रिजल्ट डज नॉट मैच विथ ईच अदर। विथ ईच अदर, तो हमें पता चला कि यहां पर कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर इंक्लूडेड है जो मिसिंग है इस फॉर्मूले के अंदर। वही फैक्टर आज हम निकाल कर लेकर आने वाले हैं। दैट इज व्हाई वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस्ड। अब ऐसा क्या हुआ उस सोल्यूशन के अंदर कि आपके पास वहां पर एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड रिजल्ट मैच नहीं हुए? तो वहां पर हो सकता है सोल्यूशन के अंदर वो जो सोल्यूट है, क्योंकि आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। तो हो सकता है सॉल्यूट जो है हमारा वो या तो सोल्यूशन के अंदर मिक्स होने के बाद डिसोशिएट हो रहा हो या फिर वो एसोसिएट हो रहा हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके चेंज हो गए सोल्यूशन में। इस वजह से ड्यू टू द चेंज ऑफ दिस नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, तो इसी वजह से आपका क्या हो गया था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई थी। तो हमने कह दिया ऑन डिसॉल्विंग solute into solvent, sometimes solute particle get dissociate or associate in a particular solvent, due to which the number of
solute particle changed and the colligative property also get affected. क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन की, तो जब भी एक मॉलिक्यूल डिसोशिएट होता है एक या एक से दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में, तो वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर डिसोसिएशन की, तो मैंने कह दिया कि अगर सॉल्यूट डिसोशिएट हो गया, उसका डिसोसिएशन हो गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। तो मैंने कहा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन दिस केस इंक्रीज होगा, और अगर ये इंक्रीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। मैंने कहा अगर यही एसोसिएट हो गया, अगर इसी ने एसोसिएशन कर लिया, तो एसोसिएशन करने पर मैंने कहा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो मैंने कहा अगर सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर कम हो गए, तो हेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है? चलें आगे। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, इन दी डिसोसिएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, इन दी एसोसिएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हमेशा मान लीजिए एक सॉल्वेंट को मैंने डिफरेंट सॉल्यूशंस में, सॉल्वेंट के अंदर मैंने डिसॉल्व कर दिया। लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल है, मैंने कह दिया, नोट डालकर लिखेंगे यहां पर, द डिसोसिएशन and the association of solute particle depends on the nature of solvent used। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या होता है एसिटिक एसिड बेटा? CH3COOH। मैंने कहा कि इस एसिडिक एसिड को एक बार मैंने मिक्स कर दिया है बेटा, एक बार मैंने ले लिया इन वाटर। ठीक है, तो इस केस में ये क्या होगा? डिसोशिएट होगा। क्या होगा? ये डिसोशिएट होगा। और डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा? तो CH3COOH डिसोशिएट होकर बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। मैंने कहा एक बार इसको ले लिया मैंने बेंजीन के अंदर, तो बेंजीन के अंदर क्या करेगा? ये एसोसिएट होगा, और एसोसिएट होकर क्या बनाएगा? डाइमर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? डाइमर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है CH3COOH, दूसरा भी मॉलिक्यूल आएगा COOH, C डबल बॉन्ड O CH3। यस और नो? यहां पर क्या होगा? आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो दो मॉलिक्यूल ने क्या कर लिया? एक मॉलिक्यूल बना लिया, जिस विच इज डाइमराइजेशन इसने कर लिया। अगर यही CH3COOH मैं एसीटोन के अंदर ले लूं, इन एसीटोन, तो ये कभी भी क्या नहीं करता? नाइदर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट, नाइदर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट। क्लियर है इतनी सी बात? तो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट कैसा बिहेव करता है। क्या होगा? सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट कैसा बिहेव करता है, कि सॉल्यूट डाइमराइज होगा, ट्राइमराइज होगा, या फिर डिसोशिएट होगा, एसोसिएट होगा, या फिर डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं वेन हॉफ फैक्टर की, तो वेन हॉफ फैक्टर में मैंने कहा कि सबसे पहले वेन हॉफ फैक्टर, क्लियर है? आई, जिसको हम लिखेंगे बेटा आई से। क्लियर है? आइए,
तो मैंने कहा व्हेन का फैक्टर दो चीजों के लिए डिफाइंड है। मैंने कहा नाइदर एसोसिएशन, या फिर मैं लिख सकती हूं कि अगर मैं यहां पर बात करूं आई की वैल्यू हो सकती है 1 और आई की वैल्यू हो सकती है नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? मैंने कहा जब आई इक्वल टू 1 होगा इसका मतलब नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, नॉर एसोसिएशन। क्लियर है? मैंने कहा नॉट इक्वल टू 1 में हो सकता है डिसोसिएशन एसोसिएशन, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा एक बार हो गया बेटा आपके पास डिसोसिएशन, तो अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, ध्यान रहे इस बात का। और मैंने कहा अगर एसोसिएशन हो गया, क्या हो गया बेटा, अगर एसोसिएशन हो गया तो उस टाइम पर आई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी। क्या होगी? ऑलवेज लेस देन 1 होगी। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर आई की वैल्यू, तो मैंने डिसाइड कर ली कि अगर कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता तो आई कितना होगा? 1। जैसे कि आपके पास में एग्जांपल है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो किसमें नहीं टूटते, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटते, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मैंने कहा किसको कहोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट? विच डू नॉट डिसोशिएट into its constituent ions। क्लियर है? आइए, या और आप कह सकते हो जैसे कि मान लो एग्जांपल है आपके पास यूरिया आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज C6H12O6 आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सुक्रोज C12H22O11 क्या है आपका? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है आपके पास वो सब क्या है आपके पास? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वो सब आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपने कह दिया एक्सेट्रा। क्लियर है? एसोसिएशन डिसोसिएशन कौन करेगा? जो इलेक्ट्रोलाइटिक स्पीशीज होंगी, मतलब जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेकडाउन हो जाती है, वो सब क्या होती है? एसोसिएट या डिसोसिएट होती है। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है आपको? आइए अब मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे आई निकालना है तो आई में कितना डिसोशिएट हुआ, कितना परसेंट, क्या कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ या इनकम्प्लीटली डिसोशिएट हुआ, इस पर भी डिपेंड करेंगी चीजें। तो मैंने कह दिया अगर मैं बात करूं डिसोशिएशन एंड एसोसिएशन की, अगर आई नॉट इक्वल टू 1 होता है तो हमारे पास हो सकता है एक बार कंप्लीटली डिसोशिएशन, कंप्लीट डिसोशिएशन, या फिर एसोसिएशन। ठीक है, मैंने कहा एक बार क्या हो सकता है आपके पास? इनकम्प्लीट और पार्शियल डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर है? तो मैंने कहा इस केस में आपके पास में क्या होगा? 100% अल्फा कितना होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। तो वो क्या होगा आपके पास? अल्फा हमेशा 100% होगा। क्लियर है? मैंने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ये, क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, यहां पर कितना होगा? लेस देन 100% होगा। कितना होगा बेटा? लेस देन 100% होगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं 100% डिसोसिएशन की, तो लेट सपोज आपके पास में NaCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोशिएट होता है, तो इसका डिसोसिएशन गिवन हो या ना हो, आपको 100% डिसोसिएशन इसका लेना है। तो आपने कह दिया कि ये NaCl है, कैसे ब्रेक डाउन होगा बेटा? Na प्लस Cl माइनस के अंदर। तो आई इसका कितना हो गया आपके पास? 2। कितना हो गया इसका? आई 2 हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको निकालना है, लेकिन अब आपको कैसे ध्यान रखना है कि किस सोल्यूशन का आई कितना होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसी के लिए हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं, डिसोसिएशन के लिए भी और एसोसिएशन के लिए भी हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा, कैलकुलेशन
of dissociation, calculation of I for dissociation and association. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा I फॉर डिसोसिएशन लिखेंगे, I फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, मैंने कहा I फॉर डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा सबसे पहले लेट सपोज मेरे पास में AN मॉलिक्यूल है, ये N A में टूट जाता है, किस में टूट जाता है, AN A में टूट जाता है। मान लो जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया A2 था, 2A के अंदर चला गया, इस तरीके से ये टूट गया है। क्लियर है, मैंने कहा टाइम जीरो के ऊपर, मैंने क्या कह दिया, टाइम जीरो के ऊपर ये A के लेट सपोज ये कुछ नहीं है, मैंने कहा टाइम टी के ऊपर ये क्या होगा, एक में से अल्फा टूटेगा, इसके एक से ये एन बन रहा है, तो अल्फा टूटने से कितना बनेगा, अल्फा एन बनेगा। यस और नो, मैंने कहा डिसोसिएशन तो यहां हुआ, तो मैंने कहा बिफोर डिसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल्स थे, तो बिफोर डिसोसिएशन क्या सिस्टम था हमारे पास, एक ही था, अब आपके पास पार्टिकल। मैंने कहा आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया, आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया बेटा, तो आफ्टर डिसोसिएशन ये सारे मॉलिक्यूल बने 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। यस और नो, आपको क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई की अगर मैं बात करूं तो आई क्या होता है, तो मैंने कहा कि डिसोशिएट और एसोसिएट होगा तो कुछ ना कुछ मोलर मास में डिफरेंस आएगा। यस और नो, ऑफ कोर्स आएगा। तो मैंने कहा अगर डिसोशिएट और एसोसिएट होता है तो जब मोलर मास में डिफरेंस आएगा तो आपके आई के कुछ फॉर्मूले होते हैं, विच इज I is equals to abnormal molar mass divided by normal molar mass. क्लियर है, मैंने कहा दूसरा आई का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या कहा मैंने, जो एक्चुअल में आपको एक्सपेरिमेंट से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिली, अगर उसको आप आपकी कैलकुलेटेड से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो आपने कह दिया एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को आप क्या कह सकते हो, एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड या फिर एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, आइए इसी के लिए हमने कह दिया ये और कैसे निकाल सकते हैं, मैंने कहा मॉलिक्यूल्स जितने भी आपको आफ्टर एसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन मिले उसको अगर आप अपने इनिशियल से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, आई। तो मैंने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर या फिर बिफोर डिसोसिएशन और सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर है, आइए अब मैंने कहा कि आफ्टर डिसोसिएशन तो मुझे आई निकालना है, मैंने कहा आई निकालना, तो आफ्टर डिसोसिएशन मुझे मिला 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन मुझे मिला 1। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। यस और नो, तो मैंने कह दिया क्या मैं यहां से अल्फा कॉमन ले लूं, ले सकते हैं, मैंने कहा 1 माइनस अल्फा मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया आपके पास 1 माइनस एन। ठीक है, इज इक्वल्स टू आई। तो मैंने कहा कि इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर, तो अल्फा 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन के। दिस इज माई अल्फा का फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन ओनली। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द डिसोसिएशन, नेवर वैलिड फॉर द एसोसिएशन। क्लियर है, कहां पर लगाना है बेटा, जहां आपका डिसोसिएशन हो रहा हो वहीं आपको ये काम करना है। क्लियर है, सेम ऐसे ही हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, सेकंड केस के लिए,
I फॉर एसोसिएशन। ठीक है, तो मैंने कहा लेट सपोज एन ए है, आपके पास ये चला गया ए एन के अंदर। जैसे मान लो 2a था और बना दिया इसने a2। क्लियर है? तो मैंने कहा टाइम 0 के ऊपर लेट सपोज ये 1 है, ये कुछ नहीं होगा। मैंने कहा टाइम t के ऊपर ये कुछ ना कुछ क्या होगा, एसोसिएट होगा। मैंने कहा 1 में से कितना एसोसिएट हुआ, अल्फा एसोसिएट हुआ। तो मैंने कह दिया टाइम t के ऊपर क्या हो गया आपके पास, स्टोइकियोमेट्री देखे तो इसके n से 1 बन रहा है, तो इसके 1 से कितना बनेगा, 1/n। तो मैंने कहा 1 में से अल्फा टूटा तो अल्फा से 1 से 1/n बन रहा है, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाय n। तो मैंने कह दिया कितना बन गया ये, अल्फा बाय n। कितना बन गया बेटा, अल्फा बाय n। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे आइए। तो मैंने कहा आफ्टर एसोसिएशन क्या हुआ, ये सारा मिला 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। मैंने कहा बिफोर एसोसिएशन क्या मिला आपको, 1 था, हाँ या ना? तो मैंने कह दिया कि क्या बन जाएगा आपके पास आफ्टर एसोसिएशन, आई हो गया आपके पास आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n अपॉन बिफोर एसोसिएशन क्या हो गया आपके पास 1। तो इक्वेशन क्या आ गई, i इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। क्या अल्फा यहां से भी कॉमन ले लूं, ले सकते हैं। तो 1 माइनस अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया आपके पास 1 माइनस 1 बाय n। ठीक है, इसे इधर ट्रांसफर कर दो, इसे इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या आ गया आपके पास में, अल्फा इंटू 1 माइनस 1 बाय n इज इक्वल टू 1 माइनस आई। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, अल्फा आ गया आपका 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाय n। क्लियर है इतनी सी बात, ये बात क्लियर है? तो एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों के लिए आपने क्या निकाल चुका है, आपने फॉर्मूला निकाल लिया है। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं लेट सपोज आपके पास में डिसोशिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। मैंने कहा लेट सपोज CH3COH डिसोशिएट हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, डिसोशिएट। इसका अल्फा ये 60% डिसोशिएट हो रहा है, तो कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा CH3COOH कैसे टूटता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। तो N की वैल्यू क्या है यहाँ पर आफ्टर डिसोसिएशन, कितने आयंस मिले आपको, 1 और 2, तो आपने कह दिया N की वैल्यू आ गई आपकी 2। क्लियर है? मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिसोसिएशन का फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस n, तो मैंने कह दिया सॉरी n माइनस 1 देख लीजिए, 1 माइनस n ही है। डिसोसिएशन का फॉर्मूला हो गया आपके पास I इज इक्वल सॉरी, तो डिसोसिएशन का फॉर्मूला हो गया आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस n। n की वैल्यू हो गई बेटा 2, अल्फा आपके पास 60% दे रखा है, तो 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे इज इक्वल टू 1 माइनस आई 1 अपॉन 1 माइनस 2। तो ये कितना आ गया 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 में से 2 गया माइनस 1, इधर आ गया ये माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस आई। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर, तो आई कितना आ गया बेटा आपका 1.6। क्लियर है? तो मैंने कहा कुछ मॉलिक्यूल लेट सपोज डिसोशिएट हो रहे हैं K4FeCN6, तो कैसे डिसोशिएट होगा, 4 अलग, आपको पता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ब्रेकडाउन होता नहीं है, तो मैंने कह दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एज इट इज लिख लिया आपने, CN6 का -4 प्लस 4K प्लस, कितने आयंस टूटे, 4 और 1 5, तो N की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5। क्लियर है? मैंने कहा K2SO4 कितनी हो जाएगी, एक SO4 और 2 K हो गए, कितनी हो गई N की वैल्यू 3। ठीक है, मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में KCl है, एक Cl और एक K, कितनी हो गई N की वैल्यू 2। तो आपको इस तरीके से निकालना है। क्लियर है? मैंने कहा अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, एसिटिक एसिड को बेंजीन में मिलाते हैं, क्या होता है एसिटिक एसिड, डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज हो जाता है इसका मतलब क्या हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक बना देते हैं। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बिफोर एसोसिएशन की बात करूं तो कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे आपने, 2 लिए थे। तो मैंने कहा सेम ऐसे ही आप एसोसिएशन के लिए कह सकते हो कि अगर आपके मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं तो आपने कहा अगर डाइमर बनाएगा
तो n की वैल्यू 2, अगर ट्राइमर बनाएगा तो n की वैल्यू 3, अगर टेट्रामर बनाएगा तो n की वैल्यू 4। यस और नो? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, n की वैल्यू पहचाननी है और कुछ भी नहीं पहचानना आपको। क्लियर है? चलिए आगे आइए। अब मैंने कहा ये तो थे आपके पास फॉर्मूलाज, ये क्या थे आपके पास? फॉर्मूला। तो अब आई को लिखना कहाँ है? तो मैंने कहा लिखोगे कहां पर? सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कर देनी है आपको आई की मल्टीप्लाई। तो आपने कह दिया कि अगर आप बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गेट चेंज्ड, तो क्या बन गई है? RLVP P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू XB था, अब हो जाएगा I इंटू XB। B क्या था बेटा? नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, आइए मैंने कहा, और यही क्या है आपके पास? RLVP। क्लियर है? क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब मैंने कहा कि अगर हम बात करें यहां पर डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या था? KB इंटू M, तो अब हो जाएगा I इंटू KB इंटू M। मैंने कहा डेल्टा TF क्या था? KF इंटू M, अब हो जाएगा I इंटू KF इंटू M। पाई क्या था? CRT, अब हो जाएगा ICRT। क्लियर है? तो मैंने कहा जैसे जैसे आई बढ़ेगा सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो मैंने कह दिया यहां से दिस इंप्लाइज दैट कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई। यस और नो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, ध्यान रहे क्या कह रही हूं मैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है बेटा, जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़े ही बढ़े। तो देखिए उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं RLVP की, तो RLVP इज इक्वल्स टू I इंटू XB इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। आपको पता P नॉट तो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ये तो प्योर सॉल्वेंट का, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करोगे सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होता जाएगा? चेंज। तो आपने कहा अगर मैं I को बढ़ाऊं तो RLVP बढ़ेगा। आई कब बढ़ेगा? जब इसमें से P नॉट में से छोटी वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। तो मैंने कहा PS क्या होगा? आई के बढ़ने से डिक्रीज होगा। तो ध्यान रहे दिस इंप्लाइज दैट RLVP इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग आई, बट आई जब इंक्रीज होगा तो P सोल्यूशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्लियर है? देखिए सेकंड, आपने कहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M। यस और नो? हाँ या ना? इतना समझ में आता है? मोलालिटी मैंने पुट कर दी क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही होता है। मैंने कहा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा डेल्टा टीबी बढ़ेगा। यस और नो? मैंने कहा आई के बढ़ने से डेल्टा टीबी बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं डेल्टा टीबी की, तो डेल्टा टीबी क्या होता है आपके पास? टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। यस और नो? मैंने कहा टीबी नॉट क्या है? ये तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये तो सेम रहेगा। अगर सॉल्वेंट आपका पानी है, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, इसका 100 ही रहेगा। तो ये तो क्या रहेगा आपका? सेम। मुझे पता है आई के इंक्रीज होने से डेल्टा टीबी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हाँ या ना? मैंने कहा आई के बढ़ने से डेल्टा टीबी बढ़ रहा है। मैंने कहा आई अगर बढ़ाओगे तो डेल्टा टीबी क्या है? टीबी माइनस टीबी नॉट है। तो ये भी आपको बढ़ाना है। ये कब बढ़ेगा? ये कब बढ़ेगा? जब डेल्टा टीबी बढ़ेगा। जब क्या बढ़ेगा? टीबी बढ़ेगा। तो इस टाइम पर टीबी क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है? या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आई के बढ़ने से डेल्टा टीबी बढ़ रहा है। तो मैंने कहा डेल्टा टीबी बढ़ रहा है, ये किसके बराबर है? टीबी माइनस टीबी नॉट के बराबर। तो टीबी पर क्या फर्क पड़ा? तो टीबी इसको इधर ट्रांसफर कर दो, डेल्टा टीबी बढ़ रहा है प्लस टीबी नॉट। तो ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर है इतनी सी बात? तो यहां से मैं लिख सकती हूं कि अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन की, तो ये बढ़ता है डेल्टा टीबी के बढ़ने से और यही बढ़ता है आई के बढ़ने से। क्लियर है?
क्लियर इतनी सी बात। यहां से एक और बात लिख सकते हो आप कि आपने कह दिया कि डेल्टा टीबी अगर बढ़ेगा तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, डिक्रीज। तो आपने कह दिया डेल्टा टीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रहे ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, देखेंगे हम क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ से, ठीक है। आइए अब जरा टीएफ की बात कर लेते हैं। डेल्टा टीएफ किसके इक्वल है बेटा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम टू, यस और नो। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले मैंने कहा आई आप बढ़ा रहे हो तो टीएफ डेल्टा टीएफ तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर, तो टीएफ इज इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। ये बढ़ रहा है तो कुछ फिक्स्ड वैल्यू में से कुछ बड़ी वैल्यू क्या होती जा रही है आपकी, माइनस होती जा रही है, तो टीएफ क्या होता जाएगा आपका, डिक्रीज होता जाएगा। तो मैंने यहां से लिख लिया कि आई के बढ़ने से डेल्टा टीएफ तो बढ़ता है बट टीएफ क्या होता है आपका, कम होता है। क्लियर है। और आपको पता है डेल्टा टीएफ अगर बढ़ेगा तो मोलालिटी को मैं यहां पर पुट कर देती हूँ, डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे जैसे डेल्टा टीएफ बढ़ेगा ये क्या होता जाएगा आपका, कम होता जाएगा। तो आपने कह दिया डेल्टा टीएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। आइए नेक्स्ट है आपके पास पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। सी क्या है आपका, ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू आरटी। यही है। मैंने कहा कि अगर आई बढ़ेगा तो पाई बढ़ेगा, हाँ या ना। मैंने कहा आई अगर इंक्रीज होगा तो पाई क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, हाँ या ना। पाई बढ़ेगा तो मोलर मास को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। मोलर मास क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट का डिक्रीज हो जाए। क्लियर है इतनी सी बात। चलें आगे। आइए तो मैंने कहा कौन कौन से प्रॉपर्टीज सेम है, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की तो मैंने कहा आर एल वीपी, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और पाई एंड और कौन बढ़ता है आपके पास में, और बढ़ता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट विच इज टीबी, ये भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे आई के, क्या होंगे, सेम होंगे। और ये क्या करेंगे, इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग आई। क्लियर है। क्लियर है इतनी सी बात। या फिर आप कह सकते हो ये सबके सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे आई के। ठीक है। आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं दूसरा और कौन से सेम होते हैं, टीएफ डिक्रीज होता है और पी सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, जो कि क्या होंगे, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टीएफ के, और किसके, आपके पास पीएस। क्लियर है। तो ध्यान रहे इन सारी बातों का आपके पास यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली जेई एंड नीट में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं इसी की तो यहां पर मैंने कहा केस नंबर 1। ठीक है। अगर आपकी मोलैरिटी या फिर फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, मोलैरिटी आपकी क्या है, सेम है। ठीक है। तो आपको बताना है कि आई के बढ़ने से क्या क्या होता जाएगा, या फिर मैं आपको 4 एग्जाम्पल दे देती हूं। पहला है आपके पास 0.1 मोलर केसीएल, सेकेंड है आपके पास 0.1 मोलर CH3COOH, थर्ड है आपके पास 0.1 मोलर K2SO4 और फोर्थ है आपके पास 0.1 मोलर K4FeCN6। क्लियर है। तो मैंने कहा मोलैरिटी अगर सेम है तो अब आपके पास में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आई के। तो मैंने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई।
आई आपको सबका कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये कैसा होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये कंप्लीटली तो डिसोशिएट नहीं होगा, तो मैंने कहा इसका जो आई आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 2 आएगा। अब डिसोशिएट हो रहा है तो आई 1 से तो बड़ा आएगा, तो यहाँ पर आई 1 से लेकर 2 के बीच में आएगा, तो मैंने कहा लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएशन मान के कर लो, 2 में टूट रहा है तो कितना आएगा आपके पास, आई 2 आएगा। क्लियर है। मैंने कहा यहाँ पर ये 3 में टूट रहा है तो आई कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर 4 और 1 5 में टूट रहा है तो आई कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया। क्लियर है इतनी सी बात। तो मैंने कहा आई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या आ गया आपके पास, जिसका आई सबसे ज्यादा है डी का, फिर है आपके पास सी का, उसके बाद में है आपके पास ए का, और उसके बाद में है आपके पास में किसका, उसके बाद में आपके पास बी का। आइए अब मेरे पास में है केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर मैंने कह दिया, इस बार मैंने मोलैरिटी को क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया, ठीक है। तो मुझे पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका मल्टीप्लीकेशन होता है, आई इंटू मोलैरिटी का, हाँ या ना। तो मैंने कहा वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो मोलैरिटी और मोलैरिटी क्या होगी आपकी, सेम होगी। तो मैंने कह दिया अगर मैं बात करूं यहां पर, तो लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल है 0.1 मोलर KCl, 0.01 मोलर K2SO4 और 0.5 मोलर K4FeCN6, हाँ या ना। तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे ये फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो मैंने कहा आई इंटू एम, मैंने सबका निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या है 0.1, आई इसका कितना हो गया 2, मैंने कहा यहाँ पर 2 और 1 3 में टूटेगा, कितना हो गया 0.01 इंटू 3, ये आ गया 0.2, ये आ गया 0.03, ये आ गया आपके पास, इसका आई हो गया 5 और 1 सॉरी 4 और 1 5, तो 5 इंटू इसका मोलैरिटी आ गया 0.5, कितना आ गया ये 2.5। देख लो किसका ये फ्रैक्शन, ये जो आपका मल्टीप्लीकेशन है प्रोडक्ट है किसका सबसे ज्यादा है। तो मैंने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर आ गया, सबसे ज्यादा किसका आएगा, सी, फिर आएगा आपके पास ए का, और फिर आएगा आपके पास में बी का। क्लियर है इतनी सी बात। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि इस बार आपका आई भी सेम, आपके पास में मोलैरिटी भी सेम, जैसे मैंने कह दिया केस नंबर 3, ठीक है। मैंने कहा आई भी क्या है बेटा, सेम है, और मोलैरिटी भी क्या है बेटा, सेम है। तो इस केस में क्या करोगे आप, इस केस में क्या करोगे, तो मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में एग्जांपल हो, फिर इस केस में लेट सपोज मैंने कह दिया आपके पास एग्जांपल है बेटा 0.1 मोलर K2SO4, 0.1 मोलर Na2SO4, ठीक है, और 0.1 मोलर आपके पास में लेट सपोज Li2SO4 है। क्लियर है, तीनों का आई कितना आएगा, 3 तीनों की मोलैरिटी भी सेम है। तो इस केस में क्या करोगे, तो आपने कहा था कि आपको पता है आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, या फिर आप कह सकते हो आपने कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो आपको क्या करना है, इस बार मोलर मास तीनों का निकालना। मैंने कहा SO4 का तो मोलर मास सब में सेम होगा, मैंने कहा पोटेशियम का 39, सोडियम का कितना 23, लिथियम का कितना हो गया आपके पास में लिथियम का 7, कितना हो गया, लिथियम का 7 हो गया। तो मैंने कहा यहाँ पर मोलर मास कितना आ गया आपके पास में 39 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64, यहाँ मोलर मास कितना आ गया बेटा 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64, यहाँ मोलर मास आ गया आपके पास 7 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64। सबसे ज्यादा मोलर मास किसका आएगा, फर्स्ट वाले का, तो सबसे कम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी आएगी, फर्स्ट वाले की। तो मैंने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या आ गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई सबसे कम आपकी फर्स्ट की, सबसे ज्यादा किसकी आ गई आपकी थर्ड की, थर्ड, सेकंड और फिर फर्स्ट। क्लियर है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कर लोगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि क्या दे रखा है, क्या मोलैरिटी डिफरेंट है, क्या सेम है,
क्या आई डिफरेंट है, क्या आई सेम है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को लगाएंगे। फ्रॉम द गिवन डाटा को एनालाइज करना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। आइए कुछ क्वेश्चंस को जरा डिस्कस करते हैं, इसी टॉपिक पर बेस्ड है। देखिए, फर्स्ट फाइंड दी डेल्टा टीबी ऑफ 1 मोल NaCl। क्या बोल रहा है ये, डेल्टा टीबी फाइंड करना है आपको फॉर 1 मोल NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। केबी आपको दे रखा है इतना, तो आपको पता है डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो गया, आई इंटू केबी इंटू एम के। आई कितना है बेटा, NaCl है, 2 में टूटेगा, आई हो गया 2, केबी दे रखा है आपको 2 इंटू मोलालिटी आपको दे रखी है 1 मोल, कितने में डिसॉल्व है 1 kg के अंदर, कितना आ गया आपके पास 4। डेल्टा टीबी कितना आ गया 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ दिस इज 50% डिसोशिएट। तो अल्फा कितना दे रखा है आपको 50%, ठीक है। डेसीमोलर है, इसका मतलब कितनी है कंसंट्रेशन आपकी 0.1 मोलर है। डेसीमोलर का मतलब 1/10 होता है, ठीक है, 10 की पावर -1। मैंने कहा इसके लिए निकालना है, आपने बोल दिया एट 27 डिग्री सेल्सियस देन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई आपको निकालना है, किसके इक्वल, पाई इज इक्वल्स टू CRT। आई कितना हो गया 4 और 1 5, नहीं हुआ, इस बार आपको अल्फा दे रखा है, तो आप अल्फा के अकॉर्डिंग चलोगे, डिसोशिएट कर रहा है, तो डिसोशिएशन का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। डिसोशिएट होकर कितने में जाएगा, 4 और 1 5 में जाएगा, तो मैंने कह दिया अल्फा आपको दे रखा है 50%, तो 50 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई 1 माइनस 5। कितना आ गया ये 0.5 इंटू यहां से -4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई। आई इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर, 5 चौक 20, कितना हो गया ये 2 हो गया, तो आपने कह दिया यहां पर हो गया ये -2.0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई। तो आई किसके इक्वल आ गया 1 + 2, कितना आ गया ये 3। क्लियर है, तो आई मैंने लिख लिया 3। कंसंट्रेशन मेरी कितनी हो गई, डेसीमोलर 0.1। आर मेरे पास में हो गया, पाई आपको एटीएम में निकालना है, तो आर आपने ले लिया 1/12। टेम्परेचर 27 है, तो कितना हो गया 300। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट इज दिस। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब KF दे रखा है आपको 4 केल्विन kg पर मोल। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0.0, सॉरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट फॉर दिस मोलर ऑफ K2SO4 आपको बताना है। तो डेल्टा TF तो आपको बताना है, मोलालिटी आपको दे दी है 0.03 मोलर, ठीक है, K2SO4 का सोल्यूशन है, तो आपने कह दिया डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। क्लियर है, डिसोसिएशन आपको दे नहीं रखा कितना हो रखा है, तो आप 100% मान के करेंगे, 100% मानेंगे तो K2SO4 कितने में टूटेगा 2 और 1 3, तो I की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3, तो 3 इंटू KF हो गया आपका 4, मोलालिटी आपके पास में हो गई 0.03, कितना हो गया ये 0.09 इंटू 4, 9 चौक 36, 0.36, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम Na2SO4 was dissolved in x ग्राम ऑफ वाटर। किसमें डिसॉल्व किया इसको, x ग्राम वाटर में। द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट was found to be this डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आपको डेल्टा TF तो दे दिया है 3.82। If Na2SO4 is this % ionized, तो मैंने कहा Na2SO4 का अल्फा भी दे दिया कितना 81.5%, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले तो आई निकालना है हमें, तो आई क्या हो गया आपके पास 1 माइनस अल्फा, सॉरी आई हो गया आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। अल्फा आपको दे रखा है 81.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस आई, मुझे निकालना है 1 अपॉन क्या है आपके पास K2SO4 Na2SO4, तो 2 और 1 3, 3 में टूट गया तो n की वैल्यू हो गई 3। देख लीजिए 2017 में आ चुका है जेई के, ठीक है। तो अब सॉल्व करें 0.815, ये -2 आएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दो 5 दून 10, 1 2 और 1 3, और ये हो गया आपका 16, 3 के बाद पॉइंट ये आ गया 1.63 इज इक्वल टू 1 माइनस आई। आई कितना आ गया 1 + 1.63 इज इक्वल टू 2.63। क्लियर है, आई है। अब मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम। तो आई कितना 2.63, KF कितना है
KF दे रखा है आपको शायद, ये रहा KF 1.86। मोलालिटी 5 ग्राम Na2SO4 है, ठीक है। मोलर मास निकाल लो Na2SO4 का, 23, 23, 32, 64। 4, 6 और 4 10 और 2 12, 1 4 5 6 7 8, 8 और 6 कितने हो गए 24, सॉरी 3 2 5 6 7 8, 8 और 6 14, ठीक है। तो मैंने कह दिया 142। किसमें डिजोल्व है बेटा, ये डिजोल्व है x ग्राम वाटर के अंदर, हाँ या ना। x ग्राम वाटर में ग्राम्स में लिया है तो ये ऊपर ले लिया मैंने 1000, ठीक है। आइए अब मैंने कहा डेल्टा टीएफ भी मुझे दे रखा है 3.82, 3.82 में से चला गया आपका 2.63, कितना बचा, ये आ गया आपके पास में 9, ये आ गया 1 और ये आ गया आपके पास 1, ठीक है। तो ये है आपके पास में कितना 1.19 इज इक्वल्स टू, सॉरी 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 सॉरी, ये तो मल्टीप्लीकेशन में हमने माइनस क्यों कर दिया। आ जाओ, x कैलकुलेट करना है तो x कितना आ गया आपके पास 2.63 इंटू 1.86 इंटू 5 इंटू 1000 अपॉन 142 इंटू 3.8। क्लियर है इतनी सी बात। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते एक बार हम जरा कैलकुलेटर से, ताकि हमें जल्दी से आंसर मिल जाए। आ जाइए, यस 2.63 इंटू 1.86 इंटू 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 142 डिवाइडेड बाय 3.82, ये आ गया 45 ग्राम्स, 45, ये रहा। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी आ चुका है 2020 में जेई में। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 times दैट ऑफ दिस मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaCl2, देन वैल्यू ऑफ x आपको बताना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी ऑफ क्रोमियम वाला कंपाउंड क्या है 2 times द डेल्टा टीबी ऑफ व्हाट, कौन से सोल्यूशन का, CaCl2 का, ठीक है। तो मैंने कहा डेल्टा टीबी की वैल्यू पुट कर दूं, क्या आएगा I इंटू केबी इंटू एम, ये भी क्या आएगा, ये क्रोमियम वाले के लिए ये I इंटू 2 times द I इंटू केबी इंटू एम, ये किसके लिए हो गया, कैल्शियम क्लोराइड वाले के लिए। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा केबी से केबी तो क्या हो गया, कैंसल हो गया, हाँ या ना। मैंने कहा आई आपको क्रोमियम वाले का नहीं पता, I इंटू मोलैलिटी क्रोमियम वाले की आपको बोल रखी है कितनी 0.1 मोलर इज इक्वल्स टू 2 इंटू आई। तो आपने कहा CaCl2 आपको दे रखा है तो CaCl2 का आई, एक कैल्शियम 2 क्लोराइड, कितने हो गए 3 इंटू मोलालिटी आई कैल्शियम क्लोराइड वाले की कितनी है 0.05। तो आपने कह दिया आई आ गया मेरा यहां से कितना आया 3 दूनी 6 इंटू 0.05 अपॉन 0.1, पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, कितना बचा नीचे 10 और आपने कह दिया 6 5 30 अपॉन 10, कितना आ गया आई आपका 3 आ गया। आई कितना आ गया बेटा 3 आ गया। आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। कॉम्प्लेक्स क्या था आपके पास, कॉम्प्लेक्स था CrCl3 डॉट एक्स अमोनिया, ठीक है। और आपको एक और चीज बोली हुई है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम आपको दे रखा है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको इसका कितना सेट करना है 6 सेट करना है। और आफ्टर डिसोसिएशन कितने आयंस बनने चाहिए 3 आयंस बनने चाहिए, क्योंकि आई कितना आया आपका 3। तो इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर तो 2 क्लोराइड आयंस होंगे, इतना तो फिक्स हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर एक Cl होगा बस, और आपने कह दिया क्रोमियम होगा। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना है क्रोमियम का 6, तो आपने कह दिया एक तो क्लोरीन से सेट हो गया, बचा कितना 5, तो आपने कह दिया ये क्या आ गया अमोनिया का 5। तो कितने अमोनिया यूज हुए आपके 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5। देखिए ऑप्शंस, अच्छा ऑप्शन नहीं है, NAT का क्वेश्चन था तो आंसर कितना हो गया आपका 5, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड K ऑफ वीक एसिड, क्या निकालना आपको K क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट,
ठीक है। आपको HA एसिड क्या दे रखा है, HA हैविंग कंसंट्रेशन 0.1 मोलर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB आपको दे रखा है 0.75 केल्विन। ठीक है। सोल्यूशन क्या है, बहुत डाइल्यूट है, तो मोलालिटी और मोलारिटी आपके सेम होगी 0.1 मोलर और 0.1 मोलारिटी मोलर। ठीक है। के भी आपको गिवन है। ठीक है। तो मैंने कहा HA है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैसे टूटेगा, H प्लस A माइनस में। मैंने कहा टाइम 0 पर मान लो ये कंसेंट्रेशन C है, कुछ नहीं, टाइम T के ऊपर ये C में से 1 में से अल्फा गया, तो C में से कितना गया, C अल्फा, ये आ गया आपके पास C अल्फा, ये आ गया आपके पास में C अल्फा। ठीक है। तो मैंने कहा K क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HA। तो मैंने कहा K मुझे निकालना है, तो K किसके इक्वल, H प्लस की कंसेंट्रेशन C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल, कितना आ गया आपके पास, K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस और नो। तो मैंने कहा अगर आपको अल्फा मिल जाए, क्योंकि C तो दे रखा है, अल्फा मिल जाए तो K आ जाएगा आपका। तो मैंने कह दिया अल्फा आपको निकाल कर लेकर आना है। तो अल्फा कैसे निकालेंगे आप, तो अल्फा के लिए आपको पता है कि डेल्टा TB किसके इक्वल होता है, आपका I इंटू KB इंटू MK। I आपको पता है, नहीं पता, I आपको निकालना है। डेल्टा TB आपको दे रखा है 0.75, KB आपको गिवन है 5 इंटू मोलालिटी आपको गिवन है 0.1। ठीक है। तो I कितना आ गया आपका 0.75 अपॉन 5 इंटू 0.1, पॉइंट हटा दिया, यहाँ 100 5, ये कितने से चला जाएगा, 2 5 25, ठीक है 15, और ये आ गया आपके पास में ऊपर 10, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ गया आपके पास 1.5। कितना आ गया I आपका 1.5। आपने कहा 1.5 आ गया और सोल्यूशन आपको कौन सा दे रखा है, HA दे रखा है, तो आपने कहा HA है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो रहा है कितने में, 2 के अंदर। तो आपने कहा I का फॉर्मूला लगा दिया आपने कि अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस n। अल्फा कितना है मुझे नहीं पता, निकालना है मुझे। मेरे पास में 1 माइनस I कितना है 1.5 अपॉन 1 माइनस 2, कितना आ गया 0.5 अपॉन माइनस का 0.5 माइनस का 1, कितना आ गया 0.5। क्लियर है। तो कितना परसेंट है ये, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 50%। यस और नो। आइए वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर, तो K इज इक्वल्स टू 0.1 तो कंसंट्रेशन थी, हाँ या ना, 0.1 ही थी, हाँ 0.1 कंसंट्रेशन इंटू अल्फा का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.5, कितना आ गया ये 0.1 इंटू 0.25 अपॉन 1 माइनस 0.5 हो गया 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटा, ये आ गया आपके पास में पॉइंट हटा 100, ये आ गया 5 0.05। क्लियर है इतनी सी बात। तो K कितना आ गया आपका 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। क्या ऑप्शंस गिवन है आपको, देख लीजिए, नहीं ऑप्शंस गिवन नहीं है। ठीक है। तो वहां कुछ ऐसा गिवन होगा कि आपके पास में ये आता है x इंटू 10 की पावर माइनस 2 की टर्म्स में बता दो x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई के अंदर। क्लियर है। तो ध्यान रहे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, किस तरीके से आपको देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा डाटा गिवन है, किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या स्टेप बाय स्टेप मैंने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं। प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस की, एक बार नोटबुक को क्लोज कीजिएगा, उसके बाद में आपको वापस इसी को ही क्या करना है, रिवाइज करना है। क्लियर है। क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका ब्रेन ओपन होगा। ठीक है। नए क्वेश्चन का चैलेंज लेने के लिए एक्सेप्टेंस आएगा ब्रेन के अंदर अगर आप खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द कीमो पीजे IITR चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।